पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान अपने घर यानी कि प्रधानमंत्री के महल पहुंचा हुआ है। वहां उसका चचेरा भाई उसका मजाक उड़ाते हुए उसका अपमान कर देता है, जिसके बाद मुहान गुस्से में उसके दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ रसीद देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 37। थप्पड़ जड़ने के बाद मुहान डांटते हुए अपने चचेरे भाई से कहता है कि क्या तुम्हें बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है? क्या तीसरे चाचा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? ये सुन वो गुस्से में कहता है कि मुहान जियांग, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। वो मुक्का मारने वाला होता है कि उसका हाथ रुक जाता है और वो डर जाता है जब वो सुनता है प्रधानमंत्री की आवाज कि सब लोग वहीं रुक जाओ। मुहान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो एकदम से देखता है वहां राजकुमार खड़ा है। राजकुमार कहता है, जुनकिंग, क्या तुम ठीक हो? मुहान राजकुमार की तरफ तारीफ पाने की इच्छा में देखता है और मन में कहता है कि क्या तुमने देखा, मैंने इसे सबक सिखाया। ये लोग ना बहुत उसकी सोच को टोकते हुए राजकुमार कहता है कि ससुर जी, अगर हम इस बात को भूल भी जाएं कि जुनकिंग मेरा वांगफई है, फिर भी वो इनका बड़ा भाई है। क्या इस घर में बड़ों की इज्जत करने का रिवाज नहीं है? मेरी तो आंखें खुल गई ये देखते हुए कि इस घर में अपने सगे संबंधियों से कैसे पेश आते हैं। प्रधानमंत्री झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे नियंत्रित में इस घर में आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। इन लोगों की बदतमीजी के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और उन दोनों से गुस्से में कहता है कि तुम दोनों अपने सभी भाई बहनों को लेकर जाकर दीवार की तरफ मुंह कर खड़े हो जाओ और सगे संबंधियों से कैसे पेश आते हैं इस तमीज का पाठ 50 बार लिखो। और जब तक तुम लोग लिख नहीं पाते तब तक तुम लोग खाना नहीं खा सकते। वो बताने की कोशिश करता है कि मुहान ने क्या किया, पर प्रधानमंत्री उसकी बात नहीं सुनता और कहता है जल्दी जाओ। तो राजकुमार कहता है रुको, क्या इस देश के नियम इस परिवार पर लागू नहीं होते? क्या वांगफई का अपमान दंडनीय अपराध नहीं है? ये सब सुन वो लोग मन में सोचते हैं कि मुलिंग बाओ तो कह रहा था कि वांगई मुहान जियांग की बिल्कुल परवाह नहीं करते, पर यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। वो तो इतना ज्यादा उसकी परवाह करते हैं, आज तो हमारी मौत पक्की है। वो ये सब सोच तुरंत उन दोनों के पैरों में लेट जाते हैं और कहते हैं कि वांगई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वांगफई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम पे दया कीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। तो मुहान राजकुमार से कहता है कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम लोग परिवार हैं, ये मेरे भाई हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। ये सब सुन मुहान को ऐसे देख अपने इतने पास राजकुमार का गुस्सा कब छू मंतर हो जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता और वो कहता है वांगफई को अपने भाइयों की इतनी परवाह है, इसलिए मैं इस बात को नजरअंदाज करने को तैयार हूँ। लेकिन आज के बाद अगर मैंने किसी को वांगफई का अपमान करते हुए देखा तो उसका जो मैं हशर करूंगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। अपनी जान बख्शते हुए देख वो दोनों झुककर जी जी करते हैं। इस सब के बाद प्रधानमंत्री मन में सोचता है कि ये सब लोग कितने बेकार हैं, एक से भी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जो एक मेरा उत्तराधिकारी बनने के काबिल था, इस घर में इकलौता काबिल बचा था, वो था मेरी उपपत्नी का बेटा। पर लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि वो शादी कर कर किसी और घर चला गया। मुहान घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जाओ जिन आया हुआ है। वो इसका इंतजार करते हुए चाय पी रहा है लिसनिंग विंड महल के मेहमान कमरे में। तो मुहान उससे जाकर कहता है कि भाई जाओ, क्या आपने मेरा बहुत समय तक इंतजार किया? तो जाओजिन उठते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस अभी पहुंचा हूँ, इस समय हुआलिन में ज्यादा काम नहीं होता तो मैं समय का इस्तेमाल करते हुए आपसे मिलने आ गया। वैसे वांगई नजर नहीं आ रहे। तो मुहान कहता है कि वो तो प्रधानमंत्री के घर से सीधा ही दूसरे राजकुमार के घर चले गए, उन्हें उनसे कुछ खास मुद्दे पर बात करनी थी। आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? तो जाओजिन बैठते हुए कहता है कि आपने एक बार कहा था कि आप एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हो। राजधानी में इस समय जिस भी चीज की आवश्यकता है उस तरह की हर दुकान मौजूद है। अगर आप दुकान खोलते हो तो वो तभी चलेगी जहाँ तो वो बहुत पुरानी हो या फिर आप कोई नई चीज बेचें, कोई दुर्लभ चीज बेचें। मुहान हैरानी से पूछता है दुर्लभ चीज? तो जाओजिन कहता है कि कल रात मुझे सोने से पहले विचार आया कि राजधानी में एक ऐसी चीज है जो बिकती नहीं है, वो अच्छी भी है। मैंने उसे जियांगनान में देखा था। वो है खुशबूदार क्रीम, इत्र वाली क्रीम। तो मुहान पूछता है कि इत्र वाली क्रीम वो क्या चीज है? तो जाओजिन थोड़ा शर्माकर हंसते हुए कहता है कि ये जियांगनान में बहुत ज्यादा बिकती है। मैं जब
अपने पति के साथ राजधानी में आया तब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर इत्र वाला तेल बिकता है, पर उसकी महक ज़्यादा लंबी नहीं चलती। ये क्रीम मौसम के अनुसार जो फूल होते हैं उन्हीं के इत्र से बनाई जाती है। जियांगनान में बहुत सारे दुकानदार और व्यापारी हैं जो ये क्रीम बनाते हैं। वो बहुत सारी किस्म की क्रीम बेचते हैं। ये बहुत ही छोटे दर्जे का कारोबार है, तो इसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए वो लोग ज़्यादा खर्चा कर इसे दूर दूर तक बेचने के लिए नहीं जाते। जाओ जिन मुहान के पास जाकर कहता है कि ये इस्तेमाल करने में बहुत ही सुविधाजनक होती है। ये तेल की तरह नहीं होती, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत आसान होता है और इसे इस्तेमाल करना भी। एक बार बस ये शरीर के संपर्क में आ जाए, इसे थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए तो ये अपना काम शुरू कर देती है। जाओजिन के बात बताने के तरीके से मुहान अच्छे से समझ रहा था कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। मुहान को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो मन में कहता है कि ये क्रीम किसी इत्र के तौर पर इस्तेमाल करने वाली नहीं है। ये एक चिकना पदार्थ है जिसका इस्तेमाल लड़के अपनी लड़के पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए करते हैं। जाओजिन मुहान को एक बंद डब्बी पकड़ाते हुए कहता है कि ये मेरे पास एक इत्र वाली क्रीम की नई डब्बी पड़ी थी, आप इसे रख दीजिए, इसको देखिए और फिर जो भी आपके विचार होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। ये कहकर जाओजिन उठ जाता है। मुहान जाओजिन का धन्यवाद करता है तो जाओजिन कहता है कि हाँ जियांग, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, मुझे हुआलिन में कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। जाओजिन के जाने के बाद मुहान उस डब्बी को हाथ में पकड़े हुए मन में सोचता है, व्यापारी हमेशा ज़्यादा मुनाफे वाला काम ही सोचते हैं। ये चीज़ राजधानी में बहुत ज़्यादा बिकेगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़के पत्नियाँ हैं, पर इस काम को बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही दूर से लानी पड़ती है और मुनाफा कम मिलता है। अगर मैं इस काम को शुरू करता हूँ तो ये अच्छा विचार होगा। इतने में राजकुमार उसके हाथ से डब्बी लेकर पूछता है, ये क्या है? राजकुमार के यूं अचानक आ जाने से और उसके हाथ से डब्बी लेने से मुहान चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बताए। ये भाई जाओ ने आज मुझे दी है। तो राजकुमार उसके पास आकर पूछता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? और राजकुमार के इसी सवाल के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।